अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आयशा सलमान। मैं हूं अली डार। आज के पाकिस्तान लाइव की पहले हम टॉप स्टोरीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो सबसे अहम मामला है। शहबाज शरीफ ने दौरा किया है कराची का। वहां पर MQM के दफ्तर उनकी आमद हुई और इसके अलावा कराची में NA 242 पर डेडलॉक अब भी बरकरार है। क्या होने जा रहा है, क्या MQM कंटेस्ट करेगी नून लीग के खिलाफ या नहीं करेगी, वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। जी हाँ, और बाबर अवान ने नून लीग को एक मशवरा दिया है। क्या मशवरा दिया है उस पर भी बात करेंगे। और मेलबर्न टेस्ट में भी शिकस्त हुई है, दूसरे टेस्ट में शिकस्त हुई है पाकिस्तान को। क्या खामियां हैं, और शान मसूद की कप्तानी पर भी सवालात उठ रहे हैं। उन्हें कप्तानी दी गई थी, बाबर आजम से कप्तानी ली गई थी, तो शायद लग रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा और आने वाला हर मैच अब पाकिस्तानी टीम जीतेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। इंडिविजुअली परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है शान मसूद की, लेकिन इस पर हम बात करेंगे तफसील से। और एक और अहम मामला है, नैब से प्री बार्गेन करने वाला नाअहल करार पाया है। नैब से पहले कानून खुद से बनाए जाते हैं प्ली बार्गेन करने के, और उसके बाद जो भी प्ली बार्गेन करेगा वो नाअहल करार पाएगा। इसके पीछे जो कानूनी माहिर हैं उनसे भी राय जानेंगे, इसके पीछे क्या मामलात हैं और क्या हकाइक हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अभी जो खबर हम शामिल करने जा रहे हैं पाकिस्तान लाइव में, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फ़ैसला मुअत्तल करने का ये मामला है, और इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास ख़त्म हो चुका है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट में डिवीजनल बेंच से रुजू करने का फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा करेगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने का चांस कम है, ये बताया जा रहा है। सिक्योरिटी दारों के हुकाम भी कमीशन को तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया है। मजीद क्या मामला है जानते हैं। मैं ज्वाइन किया नुमाइंदा PNN शबिहा नकवी ने। शबिहा नकवी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? क्या इलेक्शन कमीशन रुजू करने जा रहा है? आज तीसरे रोज भी जो इलेक्शन कमीशन में जो अहम इजलास था वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में किस तरह आईनी और कानूनी निकात को डिस्कस किया गया, और उसके बाद ज़राए का ये कहना है कि जो इजलास है उसमें ये फैसला किया गया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा और इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की जाएगी, और पेशावर हाई कोर्ट से जो उनका हुक्म इम्तना है उसको वापस लेने की इस्तदा की जाएगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो ज़राए हम ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिलने के कम चांसेस है, लेकिन क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उन्होंने उस पर हुक्म इम्तना जारी किया था, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला किया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट से ही राब्ता किया जाए और इंट्रा कोर्ट अपील वहां पे दायर की जाए, और उसके बाद उनसे जो हुक्म इम्तना है उसको वापस लेने की इस्तदा की जाए। जी ठीक है शबिहा नकवी, ये बताइएगा कि जो आखिरी समाअत हुई उस पर क्या हुआ था और अगली समाअत अब कब होने जा रही है, इस हवाले से ये रुजू किया जाएगा? जी, पेशावर हाई कोर्ट की जो समाअत हुई थी उसमें ये कहा गया था कि जो है अब इंतखाबी मराहिल जो हैं वो तय किए जा रहे हैं, और अब जबकि इंतखाबी निशान जो है सियासी जमातों को मिलने का वक्त आ रहा है, तो एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया जा रहा है, जिसपे जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया जाता है और बल्ले का निशान जो है वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही दिया जाता है। और ये हुक्म इम्तना 9 जनवरी तक जो था वो रहेगा। 9 जनवरी को दोबारा समाअत के लिए बुलाया गया था और तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए थे, तो अब इसकी समाअत जो है वो 9 जनवरी को होनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो पहला वर्किंग डे होता है उसी हफ्ते में, क्योंकि आज हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी, तो फिर 30 के रोज या मंगल के रोज है इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू किया जाएगा और इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। ठीक है, मुमकिन तौर पर पीर को या अगले रोज़ दरख्वास्त दायर की जाएगी। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपने हमें बताई। ये बताएं शबिहा नकवी कि अभी कितने इजलास हो चुके हैं और कौन कौन इस इजलास में शिरकत कर रहा है, किन नुकात के ऊपर जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमने देखा कि आज तीसरा इजलास था। 3 रोज मुसलसल इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ, जिसमें ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हुकाम मौजूद थे, बल्कि उसके साथ जो लॉ विंग है उनके भी जितने अफसरान हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, और तमाम जो कानूनी और आईनी जो पहलू हैं उस पर बहस की गई, उस पर ब्रीफिंग दी गई, और ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से इस फैसले को वापस करवा सकता है, इस फैसले को चैलेंज कर सकता है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि आज जो तीसरे रोज, जैसे कि हमने सुबह भी ये बताया था कि आज उम्मीद ये की जा रही थी कि आज कोई नतीजा सामने आएगा इन इजलासों का, तो वही हुआ कि ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन आज तीसरे रोज ये फैसला किया गया है इजलास में कि तमाम कानूनी और जो आईनी निकात हैं उनको ब्रीफिंग सुनने के बाद के इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट से ही दोबारा रुजू करेगा।
ٹھیک ہے، ممکنہ طور پر دوبارہ رجوع کیا جائے گا۔ شبیہ نقوی، آپ نے ہمیں اہم خبر کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات متعلقہ فیصلہ معطل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور جی ڈی اے سربراہ پیر پگارا کی ملاقات ملک کو درپیش چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس پر اتفاق کر لیا ہے۔ انتخابی معاملات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی بات چیت ہوئی ہے، جبکہ انتخابی معاملات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر دونوں جماعتوں کی ذیلی کمیٹی فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے، دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ انتخابی معاملات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت بھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انتخابی معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہیں۔ انتخابی معاملات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر دونوں رہنماؤں کی ذیلی کمیٹی حتمی فیصلہ کرے گی۔ ذرائع ایسا بتاتے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور جی ڈی اے سربراہ پیر پگارا کی یہ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور ملک کو درپیش چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے، دونوں رہنماؤں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ نمائندہ کراچی صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صلاح الدین، ملاقات کا حوال بتائیے گا تفصیلاً۔ ہاں جی بالکل، مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر قبل راجہ ہاؤس پہنچے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگارا سے ملاقات کی ہے۔ ان کے ہمراہ جو ہے ایاز صادق، سعد رفیق اور دیگر رہنما بھی تھے، جبکہ جی ڈی اے کی جانب سے جو ہے دیگر رہنما اس ملاقات میں شامل تھے، جن میں سردار رحیم اور دیگر۔ اب جو ہے وہ کچھ دیر میں جو ہے یہ میڈیا ٹاک کرنے لگے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کا احوال بھی بتائیں گے، لیکن جو اندر ملاقات ہوئی ہے اس میں جو ہے سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوئی ہے، جس سے پیر صاحب پگارا اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اتفاق کیا کہ جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ان کو مل کر جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو سندھ میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، جس پر جو ہے ان کا کہنا تھا کہ جو ذیلی کمیٹی ہے وہ جو ہے مزید جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مختلف حلقوں میں کرے گی، تو اس حوالے سے اتفاق کیا گیا ہے۔ تو ابھی جو ہے ملاقات ختم ہوئی ہے، اور جو مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق اور جی ڈی اے کے رہنما جو ہے وہ ابھی جو ہے میڈیا سے بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میڈیا سے بات چیت بھی کرنے آئے۔ صلاح الدین، یہ بتائے گا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ ہے، ان کی مزید کیا مصروفیات ہوں گی؟ ہاں جی بالکل، میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ کراچی کے ایک اہم حلقے NA 242 پر جو ہے وہ اس پر انتخاب بھی لڑ رہے ہیں، اس کی اسکروٹنی بھی اب سے کچھ دیر بعد اسکروٹنی بھی ہوگی۔ لیکن جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، سب سے پہلے MKM سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، دیگر امور پر بھی بات ہوئی، لیکن جب پیر صاحب پگارا کے پاس آئے ہیں تو یہاں پر بھی جو ہے ان کی جو مسلم لیگ نون نے جو اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اس کے حوالے سے جو مختلف حلقوں میں جو ہے اس حوالے سے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو بات چیت ہوئی ہے، تو اس پر جو ہے ابھی جو ہے اس کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے ابھی سعد رفیق اور دیگر رہنما جو پیر صدر الدین شاہ اور جی ڈی اے کے رہنما ہیں پیر صدر الدین شاہ، یہ جو ہے ابھی بات چیت کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات چیت کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں، اور کیا گفتگو کر رہے ہیں آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ آج آئے پیر صاحب پگاروں کے پاس، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ ایک اچھی خاصی ہم لوگوں کی نشست رہی، جس میں جو سندھ کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے، ماضی کی حکومت کا تسلسل ہے، اور وہی سسٹم آج بھی کام کر رہا ہے، اور ہر اس جگہ سے وصول کر رہا ہے جہاں سے ان کو وصول نہیں کرنا چاہیے، عوام تک وہ پیسے جانے چاہیے۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں چور بازاری ہے جو پچھلے 15 سال سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس چور بازاری کو ختم کرنے کے لیے آج ہم لوگوں نے سر جوڑا ہے، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوگا اس میں یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کو تباہ کر دیں گے ہم انشاءاللہ۔ 4 جماعتیں ہیں جن کا آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور 2 ممبر کی جس نے آپس میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی نشست پہ کس پارٹی کا مضبوط امیدوار ہے، اس نے حصہ لینا ہے، اور باقی سب نے ان کو
सपोर्ट करना है। नवाब मुस्लिम लीग नून तारड़ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि एक जानिब लाडले को लॉन्च किया जाता है और दूसरी जानिब अदालतों से रिलीफ दिए जाते हैं। नाम लिए बगैर उन्होंने एक दफ़ा फिर बानी पीटीआई पर तनकीद की। आगे बढ़ेंगे। एमकेएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान NA 242 में मिलकर इलेक्शन लड़ने से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क के लिए मिलकर चलने की ज़रूरत है। ये भी कहा कि लाडले वो नहीं होते जिनको बेटी के सामने गिरफ्तार कर लिया जाए, वो होते हैं जिन्हें गुड टू सी यू कहा जाता था। कराची से मोहम्मद सलमान की ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आम इंतखाबात करीब, सियासी राब्तों और मुलाकातों में तेजी। मुस्लिम लीग नून के सदर ने एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत से वफ्द के हमरा बहादुराबाद में अहम मुलाकात की। खबर है कि मुलाकात में कराची के हल्के NA 242 से मिलकर इलेक्शन लड़ने से मुतल्लिक कोई फैसला ताहाल नहीं हुआ। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक लगेगी। मुलाकात में मुत्तहिदा की जानिब से आइन में तरमीम से मुतल्लिक कुछ तजावीज़ भी पेश की गयी, जिनसे शहबाज शरीफ ने इत्तेफाक किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा, कराची मुल्क का कमाऊ पूत है, इसका हक इसको मिलना चाहिए। तजारत, सनतकारी, कॉमर्स, ट्रेड, बैंकिंग का ये मरकज़ है, शिपिंग का ये मरकज़ है, खरबों रुपए जनरेट करता है और अरबों खरबों टैक्स देता है। शहर को उसका हक मिलना चाहिए और उसके लिए हम सब मिलकर, स्टेक होल्डर्स हैं, मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने पीटीआई के दौरे हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, 2018 से 2022 अप्रैल तक झूठ बोले गए, गालम गलोच की गई। शबाना रोज झूठ बोला गया। लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बावजूद भी अदालत में पेश ना हो और उसको कहा जाए वेलकम सर, और क्या गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू एंड गुड लक, वो होता है लाडला। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद महमूद सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान के नए हालात में सियासी हम आहंगी बहुत जरूरी है। आज हमारे और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हम आहंगी है और दुआ है ये आगे भी चले। जितनी हम आहंगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज है, वो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। मैं इसकी बुनियाद पर एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। कैमरामैन मोहम्मद मोहिद्दीन के साथ मोहम्मद सलमान, PNN कराची। तो गुफ्तगू आपने सुनी शहबाज शरीफ की और एमकेएम की भी। अभी तक जो अली ये वो जो हल्का है 242 की हम बात करें, 242 ये वो हल्का है जहाँ शहबाज शरीफ है, मुस्तफ़ा कमाल है और कराची की जो सियासत का मरकज़ है इस वक्त वो ये हल्का बना हुआ है 242 और इसी लिए सीट एडजस्टमेंट के लिए शहबाज शरीफ पहुंचे हैं और मुस्तफ़ा कमाल यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो ड्रॉ बैक करने के लिए भी तैयार नहीं है सीट से, बिल्कुल तैयार नहीं। और अगर डिमांड करें तो बहुत ज़्यादा डिमांड करें और मुस्लिम लीग अभी बहुत ज़्यादा शायद देने की पोजीशन में नहीं। आपको याद हो हमारे शो में ही साजिद अहमद आए थे जिनका एमकेएम से ताल्लुक था, उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर हमारी पार्टी फैसला करती है हम मिल बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, अगर कोई ऐसा मामला हो गया फिर हो सकता है, वरना हम विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है। तो खुद शहबाज शरीफ साहब को वहाँ जाना पड़ा। नून लीग को हर जगह से बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर भी शामिल करेंगे। एमकेएम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान बहादुराबाद मरकज़ पर होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी अब PNN सामने ले आया है। ज़राए का ये बताना है कि NA 242 की नशिस्त पर किसी भी एक जमात के इलेक्शन लड़ने से मुतालिक हतमी फैसला ताहाल नहीं हो सका है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों में फिर से बैठक होगी। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मोहम्मद सलमान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, जो उनके पास तफसीलात हैं वो हम जानेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि कराची में एमकेएम और मुस्लिम लीग नून की बहादुराबाद मरकज़ पर मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ चुकी है और तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि NA 242 की नशिस्त पर किसी एक जमात के इलेक्शन लड़ने से मुतालिक फ़ैसला नहीं अब तक किया जा सका। ज़रा इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। NA 242 पर शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल मद्दे मुकाबिल हैं। बहुत ही अहम हल्का है। अगर बात करें पीपल्स पार्टी की तो यहाँ से कादर मंदोखेल हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं और मुतमिन नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से वही जीतने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और ताहाल अब तक कोई फ़ैसला नहीं किया जा सका कि यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई चीज़ हो पाती है या नहीं हो पाती। शहबाज शरीफ ने एमकेएम के मौक़िफ़ की तायद की है, ये ज़राए बता रहे हैं। मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मोहम्मद सलमान, कोई फ़ैसला ताहाल नहीं हो सका NA 242 के हवाले से एमकेएम और नून लीग में?
جی بالکل، ایم کیو ایم اور نون لیگ کے جو اعلیٰ سطحی وفود کی آج ملاقات ہوئی ایم کیو ایم کے عارضی مرکز بہادرآباد میں، بڑے اچھے ماحول میں یہ ملاقات ہوئی اور دونوں جماعتوں نے مستقبل میں ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس شہر اور ملک کی ترقی کے لیے ساتھ چلیں گے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جانب سے جو ہے وہ سب سے جو اہم موقف اختیار کیا گیا وہ آئین میں ترمیم اور جو اختیارات ہیں ان کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے حوالے سے بات ہوئی، جس کی تائید نون لیگ رہنماؤں نے بھی کی اور یہ بتایا کہ بالکل جو ایم کیو ایم کا موقف ہے اس کی تائید کرتے ہیں اور ایم کیو ایم کے ہر طرح کے تحفظات پر جو ہے وہ اس کو دور کیا جائے گا اور آنے والے وقتوں میں اگر کامیابی حاصل ہوتی ہے اور اختیارات ملتے ہیں تو دونوں جماعتیں کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ دونوں جماعتیں مل کر مستقبل میں کام کریں گی۔ اس بات پر بھی جو ہے وہ کراچی کے مسائل پر جو ہے وہ مصطفیٰ کمال نے جو ہے وہ بریفنگ دی سابق وزیر اعظم کو کہ کراچی کے مسائل کیا ہیں اور کس طرح سے کراچی کے ساتھ جو ہے وہ ماضی میں ہوتا رہا ہے معاملات پہ ترقیاتی کاموں میں، تو اس پر جو ہے وہ شہباز شریف نے جو ہے مصطفیٰ کمال کی بریفنگ کے بعد جو ہے اس پر یہ کہا کہ دونوں جماعتیں مل کر کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں گی اور اس بات پہ بھی اتفاق کیا کہ کراچی اگر ترقی کرتا ہے تو ملک ترقی کرے گا۔ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل۔ ٹھیک ہے محمد سلمان، یہ بھی بتائیں آپ کے پاس کیا خبر ہے اندر کی کہ ایکسپیکٹڈلی کب تک فیصلہ کر لیا جائے گا دونوں پارٹیز کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر؟ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا ہے۔ جی بالکل، یہ جو معاملہ تھا اس کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا، اس معاملے پر جو ہے وہ زیادہ بحث نہیں کی گئی، بلکہ اس معاملے پر جو ہے وہ جو 242 بلدیہ ٹاؤن کی سیٹ ہے اس پر مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف دونوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں، اس پر مشاورت جاری ہے اور دونوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے محمد سلمان، آپ نے یہاں معاملے کے حوالے سے میں اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد سے استحکام پاکستان پارٹی کی بڑی وکٹ گر گئی ہے۔ جوینل صدر سابق صوبائی وزیر اجمل چیمہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اجمل چیمہ پی پی 98 سے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما نے رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی ہے۔ سابق لیبی ایم پی اے آزاد علی تبسم این نے 95 سے الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 99 سے سابق ایم پی اے رانا شعیب ادریس کا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے، یہ ذرائع اس حوالے سے کنفرم کر رہی ہیں۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے، سابق لیگی ایم پی اے آزاد علی تبسم این نے 95 سے الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 99 سے سابق ایم پی اے رانا شعیب اور ادریس کا ٹکٹ کنفرم ہوا ہے۔ فیصل آباد سے استحکام پاکستان پارٹی کی بڑی وکٹ گر گئی ہے۔ ڈویژنل صدر سابق صوبائی وزیر اجمل چیمہ نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ مزید جانتے میں جوائن کیا ہے بیورو چیف فیصل آباد اجمل ملک نے۔ اجمل ملک، یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آیا، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، پہلے تو خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ دونوں جماعتیں آپس میں اتحاد کرنے جا رہی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں چل رہی تھیں، تو کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی علی، بالکل اس حوالے سے اگر ہم بات کریں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، مسلم لیگ نون نے یہ کنڈیشن لگائی تھی کہ اگر آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو ہماری پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا۔ یہ اسپیسیفکلی ہم پی پی 98 کے حوالے سے بات کریں، اجمل چیمہ کے حوالے سے، تو جس کے اوپر اجمل چیمہ نے جو ہے وہ مادی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کل جو ہے وہ لاہور میں رانا ثناء اللہ سے اور نور الحسن تنویر جو سابق ایم این اے ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے باضابطہ طور پہ مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی پی 98 سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ٹکٹ مانگا ہے۔ دراصل یہ صورتحال یہ بنی ہے کہ یہاں سے سابق ایم این اے سے چودھری عاصم نذیر، انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کو ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں علاج کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے یہ ایک سیٹ ویکنٹ ہوئی تھی این اے 95 کی، اس کے اوپر جو ہے وہ ایمرجنسی ارینجمنٹ کے طور پہ سابق ایم پی ہیں آزاد علی تبسم، ان کو پارٹی نے ہدایت کی ہے کہ آپ وہاں پہ قومی اسمبلی کا الیکشن کانٹیسٹ کریں۔ وہ باضابطہ طور پہ وہاں پہ انتخابی مہم شروع کر چکے ہیں اور اسی کے دو ذیلی حلقے ہیں، پی پی 98 اور پی پی 99، اور پی پی 98 سے آزاد علی تبسم چونکہ امیدوار تھے، انہوں نے اس حلقے سے ٹھیک ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی یہ بڑی وکٹ گر گئی ہے۔ بیورو چیف فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہے اجمل ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے سیکین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 11 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس علی باقر نجوی نے ریمارکس دیے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے تحت بتائیں کہاں لکھا ہے کہ اشتہاری کی اسکروٹنی نہیں ہو سکتی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں، سلیمان اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیمان، ڈیٹیلز بتائیے۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کو اشتہاری قرار دینے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کی جو استدعا ہے اس پر اسکروٹنی پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ درخواست گزار وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ جب فواد چودھری
गिरफ्तार हैं और जेल में हैं, तो इनको इश्तिहारी कैसे करार दिया जा सकता है। फवाद चौधरी को मुकदमे में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने रिमांड किया, मुलजिम जेल में है, इसकी भी जमानत नहीं हुई, तो आप इसको कैसे इश्तिहारी करार दे सकते हैं। अदालत ने फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का फैसला जो है मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फवाद चौधरी इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं। फवाद चौधरी को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इख्तियारी करार दिया है। स्क्रूटनी में फवाद चौधरी पर एतराज़ात दायर किए जा सकते हैं। आज इस पर अदालत ने ये इस्तफसार किया किस एक्ट के तहत एतराज़ात हो सकते हैं, बताएं। इलेक्शन एक्ट के तहत बताएं कहाँ लिखा है कि इश्तिहारी को स्क्रूटनी नहीं हो सकती। इस पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। जी ठीक है सुलेमान, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया गया। हम्माद अजहर के कागजात पर राना इरफान एडवोकेट ने एतराज़ दायर किया है और एतराज़ में कहा गया है कि हम्माद अजहर दहशत गर्दी के मुकदमात में मुलव्विस हैं। हम्माद अजहर मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तिहारी भी हो चुके हैं। हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी पर दस्तखत असल नहीं है। इस्तदा की गई है कि रिटर्निंग ऑफिसर हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा PNN हैदर खरल। हैदर खरल, बताइएगा क्या मामला है, क्या एतराज़ात दायर किए गए हैं? जी बिल्कुल, PTI के रहनुमा हम्माद अजहर पर भी जो कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए थे उन पर भी एतराज़ात जो हैं वो दायर कर दिए गए हैं। और जो एतराज़ किया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि हम्माद अजहर जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो इश्तिहारी हैं और दहशत गर्दी के भी उन पर मुकदमात हैं, इसलिए वो जो इलेक्शन आम इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा नहीं ले सकते। और यही दरख्वास्त दायर की गई है कि जो हम्माद अजहर हैं उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए जाएं, चूँकि वो जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात में उनका नाम आया है और वो कुछ ऐसे मुकदमात में हैं जिनमें वो इश्तिहारी भी हैं, तो ऐसा जो शख्स है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है हैदर खरल, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास का मामला, इस्लामाबाद के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ की अंदरूनी कहानी अब सामने आ चुकी है। इस जरा ये बताते हैं कि NH46 से उम्मीदवारों के पहले इंटरव्यूज़ किए गए। लीगी क़यादत ने इंटरव्यूज़ और जवाबात मुख्तसर रखने की ये हिदायत जारी की। पहला इंटरव्यू NH46 से उम्मीदवार अंजुम अकील का हुआ। सदर मुस्लिम लीग नून ने अंजुम अकील से गुज़िश्ता 3 इंतखाबात हारने की वजूहात पूछ लीं। अंजुम अकील ने 2018 में इंतखाबात हारने की वजह PTI के लाडले होने का बयान दिया। अंजुम अकील से ये सवाल किया गया कि आप 2013 में माहौल साजगार होने के बावजूद इलेक्शन क्यों हारे थे, ये पूछा गया। अंजुम अकील ने क़यादत को ये जवाब दिया कि अलहदगी में आपको सारी वजूहात से आगाह कर दूंगा। मज़ीद तफसीलात ये हैं कि दूसरा इंटरव्यू ज़ेशान नकवी का हुआ है। ज़ेशान नकवी ने नवाज शरीफ से कहा कि फ़ख्र है आपका इस्तकबाल करने का, हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये मौका मिला। और उन्होंने ज़ेशान नकवी ने ये बात भी की कि नवाज शरीफ आगे से मुस्कुरा दिए। नवाज शरीफ ने सवाल किया कि वो कौन लोग थे, जिसके जवाब में जावेद हाशमी मुल्तान और असद उमर कराची से यहाँ आकर इलेक्शन लड़े, ये कहा गया। ज़ेशान नकवी ने हल्का NH46 की सूरत हाल से भी आगाह किया। ज़रा ये बताते हैं, इस्लामाबाद के हल्का NH47 से पहला इंटरव्यू राजा वक़ार मुमताज़ का हुआ है और वक़ार मुमताज़ ने मरीम नवाज़ को मरी से वापसी पर अपने इस्तकबालिया कैंप की याद भी दिलवाई। हमेशा कायद और मरीम बीबी की मरकज़ी वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल किया, ये उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। तहरीक निजात का आगाज़ बेगम कलसूम नवाज़ ने हमारे घर से किया था। तो ये मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जो मुकालमा हुआ और उसके हवाले से आपको बता रहे हैं। राजा वक़ार मुमताज़ ने अपनी फ़ाइल मरीम नवाज़ को दी। ज़रा ये बता रहे हैं कि इंटरव्यूज़ जो किए गए हैं उसमें जो बातचीत हुई है वो हम आप तक पहुँचा रहे थे। मुस्लिम लीग नून का जनवरी के तीसरे हफ्ते से 6 फरवरी तक मुल्क भर में इंतखाबी जलसे करने का फैसला सामने आया है। पार्टी ज़रा ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ मुल्क भर में 14 जलसों से खिताब करेंगे, शहबाज शरीफ 18 जलसों से खिताब करेंगे, जबकि मरियम नवाज, हमजा शहबाज भी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इंतखाबी जलसे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, कराची समेत 27 अजला में किए जाएंगे। इंतखाबी जलसों से मुतालिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल जनवरी के दूसरे हफ्ते तक दे दी जाएगी। तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं जिसका आगाज़ किया जा रहा है।
खबर यह भी है कि नैब से प्ली बार्गेन करने वाला आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगा। प्ली बार्गेन करने वाले को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। नैब से प्ली बार्गेन करने वाला बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को खत लिख दिया है। नैब ने प्ली बार्गेनिंग करने वालों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नैब से प्ली बार्गेन करने वालों की फहरिस्तें रिटर्निंग ऑफिसर्स को फराहम भी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स को नैब से प्ली बार्गेन करने वालों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। उधर इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के जुर्माने जमा न कराने पर आरोज़ को मरासला भेज दिया है और मरासले में कहा गया है कि इलेक्शन मुहिम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों पर ये जुर्माने आयद हुए हैं। उम्मीदवारों और ओहदेदारों की जानिब से जुर्माना जमा नहीं कराया गया। बानी PTI ज़ाब्ता अखलाक की 4 खिलाफ वर्जियों पर 2 लाख रुपए के नादहिंदा हैं। साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान 3 खिलाफ वर्जियों पर 1.5 लाख और मुराद सईद 1 लाख रुपए जुर्माने के नादहिंदा है। मज़ीद क्या मामला है जानते हैं शबिया नकवी से। शबिया नकवी, किस किस को जुर्माना किया गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के मामले पर जुर्माना जमा न कराने पर आरोप को मरासला भेज दिया है और मरासले में कहा गया है कि इलेक्शन मुहिम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर उम्मीदवारों पर जुर्माने हुए। उम्मीदवारों और अहदेदारान की जानिब से जुर्माना जमा नहीं कराया गया। बानी PTI जो है उनके ज़ाब्ता अखलाक की 4 जो है खिलाफ वर्जियाँ हुई, उस पर 2 लाख रुपए के वो नादहिंदा हैं। जबकि साबिक वज़ीर आला KP के महमूद खान 3 खिलाफ वर्जियों पर 1.5 लाख और मुराद सईद 1 लाख रुपए जुर्माने के नादहिंदा है। इसके साथ मुहिबुल्लाह खान, साले मोहम्मद, अब्दुल गफ्फार, सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, अली गोहर बलोच और आजम सवाती भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नादहिंदा हैं। जी ठीक है शबिया नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करते हैं क्रिकेट की सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में जीत की तारीख रकम नहीं कर सकी और दूसरे मेलबर्न टेस्ट में भी शिकस्त का सामना करना पड़ गया। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और ऑलमोस्ट लग ये रहा था कि शायद हम ये मैच जीत जाएंगे। जिस तरह से हमारा बॉलिंग अटैक था और एक के बाद एक विकेट्स का चले जाना, लेकिन ऐसे दोनों हमारी बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हो गई। बैटिंग नहीं, समहाउ मुझे ये लगता है कि हमारी जो बॉलिंग लाइन थी उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया, हिम्मत ही कहेंगे, लेकिन जो हमारा बैटिंग अटैक था वो लड़खड़ाता दिखाई दिया। जो कल का मैच था उसके अगर हम बात करें तो एक के बाद एक विकेट्स का चले जाना, इस पर हम बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में जीत की तारीख रकम क्यों नहीं कर सकी। PCB ने जिस तरह से उखाड़ पिछाड़ की थी, लग ये रहा था कि शायद ये टेस्ट मैच हम जीत कर ही वापस आएंगे। जो पहले वर्ल्ड कप में नाकामियों का मलबा डाला गया था बाबर आजम पर, उसके बाद टेस्ट टीम की कप्तानी शान मसूद को दे दी गई थी और उसके बावजूद हमारी टीम की ये परफॉर्मेंस, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? सीरीज हम हार गए, बिल्कुल ऑलमोस्ट सीरीज हम हार चुके हैं, लेकिन अभी एक टेस्ट मैच रहता है। सीरीज 3-0 की सीरीज से हम सीरीज तो हार गए 2-0 से ना, अब एक मैच सीरीज हम हार गए, लेकिन चले एक आखिरी टेस्ट मैच अभी बचा है। बात कर रहे थे, अब कुछ मौसम की बात करेंगे। बिल्कुल मौसम की बात करेंगे और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे नज़र आ रहे हैं। हद का मुतासर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए कई घंटों तक बंद भी किया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ है और ट्रेनें भी बर वक्त नहीं पहुँच सकी। धुंध ने निजाम जिंदगी को शदीद मुतासर कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ी, जिसके बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए कई घंटों तक बंद करना पड़ा। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद रही। मोटरवे M5 को शेरशाह से रोहड़ी तक बंद रखा गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करने को तरजीह देने की हिदायत की और कहा कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। मुसाफिर धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं।
मुल्क के शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मरी, गलियात और गिरदो नवाह में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान है। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस परवाजें मुतासिर हुईं। PIA को 2 परवाजें मंसूख करना पड़ी और 6 ताखीर का शिकार हुईं, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन पर कोयटा और कराची से आने वाली ट्रेनें बर वक्त न पहुंच सकीं। खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। अहम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन का PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल करने का जो मामला है उस पर तफसीलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास ख़त्म हो चुका है। ज़रा इस हवाले से बता रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उस हवाले से उसको चैलेंज किया जाएगा डिवीज़न बेंच के हवाले से। जी हाँ, पेशावर हाई कोर्ट रिट के डिवीज़न बेंच से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया था। इस हवाले से अहम इजलास भी हुआ है और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला क्यों बहाल किया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला क्यों मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच से रुजू करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। ज़रा की जानिब से बताया गया इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा भी की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला क्यों मुअत्तल किया, यह हम सवाल इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच से रुजू करने का फैसला सामने आया है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला क्यों बहाल किया, ये सवाल। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला क्यों मुअत्तल हुआ, और ये इस फैसले के हवाले से तफसीलात हैं कि डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला क्यों बहाल किया गया है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला क्यों मुअत्तल किया गया है। इस फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला सामने आया है और इस हवाले से 3 इजलास भी हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के, और इन इजलासों में फैसला किया गया कि किस तरह से इसको चैलेंज किया जाएगा। तमाम तर कानूनी नुकात पर जायज़ा भी लिया गया, मुशावरत भी की गई और अब ये खबर है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं, हमें ज्वाइन किया है शबिहा नकवी ने। शबिहा नकवी, क्या तफसीलात हैं, कहाँ चैलेंज किया जाएगा, कब चैलेंज किया जाएगा? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने अपने आज का जो तीसरे रोज उनका इजलास था पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में, उसमें जराये का यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान जो है उसको चैलेंज करने का फैसला किया है और पेशावर हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और जिसमें जो पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना है उसको वापस लेने की या ख़त्म करने की इस्तदा की जाएगी इलेक्शन कमीशन की ही जानिब से। और क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने जो अपने फैसले में ये कहा था कि बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा और इलेक्शन कमीशन का जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान NA 242 में मिलकर इलेक्शन लड़ने से मुतालिक कोई फैसला नहीं हो सका। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क के लिए मिलकर चलने की ज़रूरत है। ये भी कहा कि लाडले वो नहीं होते जिनको बेटी के सामने गिरफ्तार किया जाता है। ये गुफ्तगू उन्होंने की है और कहा है कि लाडले तो बल्कि वो होते हैं जिन्हें गुड टू सी यू कहकर बुलाया जाता है। ये शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है और कहा है, उन्होंने गुफ्तगू में कहा है कि लाडले वो नहीं होते जिनको बेटी के सामने गिरफ्तार कर लिया जाए। शहबाज शरीफ ने आयशा से हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बातचीत की, उन्होंने उसमें कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का निशान जो वापस देने का फ़ैसला है ये इलेक्शन कमीशन पर इसको हमले के मुतरादिफ करार दिया। इसी पर बात करते हमें ज्वाइन किया है अमीनुल हक ने, रहनुमा MQM है। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक कन्फ्यूजन इस वक्त अमीन साहब चल रही है, वो ये चल रही है कि 242 में 2 जमातें जो इस वक्त मेल मुलाकातें भी कर रही हैं, इत्तेहादी भी हैं, सीट एडजस्टमेंट की बातें भी चल रही हैं, कौन वहाँ से विड्रॉ करेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बड़ा सियासी वक्त MQM के दफ्तर बहादुराबाद तशरीफ लाया है और MQM का अलसता बहुत मौजूद था। खालिद मकबूल भाई मौजूद थे, मुस्तफा कमाल भाई थे, फारूक सत्तार भाई थे, दीगर लोग मौजूद थे। मेरा ख्याल है बड़ी गर्मजोशी में गुफ्तगू हुई है। किसी मौके पे भी मेरा ख्याल NA 242 का जिक्र नहीं आया है। और मैं समझता हूँ कि इस मामलात में एक जो जिस चीज की बात की गई है वो बात ये थी कि जो MQM का जो सिंगल पॉइंट एजेंडा था जो हम तमाम सियासी पार्टियों के पास लेके जा रहे हैं कि डिवॉल्व किया जाए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को।
تو میرا خیال ہے کہ جو صوبائی ضلع خود مختاری کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ آج دوبارہ پی ایم ایل این نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یس اس پوائنٹ پہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم ایک ہی ساتھ ہے اور جو جسے کہتے ہیں کہ اسی چیز کو آگے بڑھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہے یہ کمیٹی اپنے کام کو 3 اجلاس ان کے ہو چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ کمیٹی انہی کاموں کے سلسلے میں اپنے اجلاس کو جاری و ساری رکھے گی. ٹھیک ہے امین صاحب، لیکن جو اس سے پہلے بھی ہم نے ساجد احمد صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں آئے، شو میں آئے، انہوں نے آ کر یہ واضح کیا کہ اگر کون آیا؟ ساجد احمد صاحب جو ہیں وہ ہمارے شو میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم وڈرا نہیں کریں گے، مصطفیٰ کمال کو اگر وڈرا کرنا پڑا تو وہ نہیں کریں گے، ہم کنٹیسٹ کریں گے. تو آپ یہ واضح کر سکتے ہیں کہ اگر یہ پالیسی ہے یا پلان ہوگا کہ اگر وڈرا کی آپشن آتی ہے تو آپ کریں گے یا وہ کریں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال معروضے پہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جواب اسی حوالے سے دوں گا کہ یہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے ایک 3 رکنی مذاکراتی کمیٹی ایم کیو ایم کی طرف سے جو میری سربراہی میں موجود ہے، اسی طریقے سے ایک مذاکراتی کمیٹی جو ہے جس کے اندر نہال ہاشمی اور ان کے دیگر لوگ ہیں. میرا خیال ہم اپنے اجلاس کو دوبارہ آج یا کل میں دوبارہ انعقاد کریں گے. اس اجلاس میں جھنڈے کو بھی آئے گا اور سنجیدگی میں میرا خیال ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر افواہ متفقین کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے. فیصلہ آپ کریں گے امین الحق صاحب، لیکن ایک چیز واضح کیجیے گا کہ آپ پنجاب کے حوالے سے ذرا کلیئر کر دیں کہ آپ کیا پنجاب سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کوئی ایسا پلان مرتب کر رہے ہیں کہ وہاں سے کنٹیسٹ کریں آپ الیکشن؟ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان وقت گزرنے کے ساتھ اس میں نکھار پیدا ہوتا چلا آ رہا ہے اور جسے کہتے ہیں اس کی تنظیمی اسٹرکچر میں بھی اضافہ ہوا ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے کیا کہنا تھا پورے سندھ میں، بلکہ ہم نے پنجاب سے بھی کے پی کے سے بھی بلوچستان سے بھی ہمارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار نے نامزدگی کی. میرا خیال ہے کہ آئندہ 1-2 دن کے اندر وہ تمام ڈاٹا ایم کیو ایم کے مرکز حیدرآباد جمع ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم یقیناً اس معاملے میں اپنی دوسری سیاسی پارٹی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی معاملات کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے امین صاحب، ویری لاسٹ کویسچن یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے نون لیگ سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کیا آفر کیا. ایم کیو ایم پاکستان نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان سندھ کی، شہری سندھ کی، بلکہ پورے سندھ میں اب ایک تمام سیٹیں بھی جیسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میر پور خاص ہے، نواب شاہ ہے یا سکر کی سیٹ ہے، ان تمام جگہوں پہ ایم کے پاکستان صوبائی اسمبلی کی سیٹ کئی دفعہ جیت چکی ہے، بٹ قومی اسمبلی کی سیٹ ہار جاتی ہے. ہم نے کیا آفر کیا پی ایم ایل این کو کہ صوبائی اسمبلی ایم کے پاکستان لڑتی ہے، پی ایم ایل این کی طرف سے ایسا الیکٹیبل ہونا چاہیے جو ان سیٹوں پہ کھڑا ہو اور ایم کے ایم کا جو بلک ووٹ ہے 25,000 کا، 32,000 کا، 35,000 کا ووٹ ان کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے یہ نہ صرف یہ آفر کیا بلکہ ہم نے لاڑکانہ میں، بدین میں، ٹنڈو والا یار میں، شکارپور میں، خیرپور میں. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما امین الحق ہمارے ساتھ موجود تھے. امین الحق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. NA-2 کا حلقہ ہے جہاں پر مسلم لیگ نون بھی کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہے اور ایم کیو ایم سے مصطفیٰ کمال امیدوار ہوں گے اور پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل اس کو کنٹیسٹ کریں گے الیکشن کو. لیکن تاحال سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے واضح نہیں ہو سکا کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کیا لاہ عمل طے کیا جائے گا. ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے درمیان NA-242 میں مل کر الیکشن لڑنے سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک کے لیے مل کر چلنے کی ضرورت ہے. یہ بھی کہا کہ لاڈلے وہ نہیں ہوتے جن کو بیٹی کے سامنے گرفتار کر لیا جاتا ہے، بلکہ لاڈلے تو وہ ہوتے ہیں جنہیں گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے. کراچی سے محمد سلمان کی یہ رپورٹ دیکھیں. عام انتخابات قریب، سیاسی رابطوں اور ملاقاتوں میں تیزی. مسلم لیگ نون کے صدر نے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے وفد کے ہمراہ بہادرآباد میں اہم ملاقات کی. خبر ہے کہ ملاقات میں کراچی کے حلقے NA-242 سے مل کر الیکشن لڑنے سے متعلق کوئی فیصلہ تاحال نہیں ہوا. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹیوں کی بیٹھک لگے گی. ملاقات میں متحدہ کی جانب سے آئین میں ترمیم سے متعلق کچھ تجاویز بھی پیش کی گئیں جن سے شہباز شریف نے اتفاق کیا. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا کراچی ملک کا کماؤ پوت ہے، اس کا حق اس کو ملنا چاہیے. تجارت، صنعتکاری، کامرس، ٹریڈ، بینکنگ کا یہ شپنگ کا یہ مرکز ہے، کھربوں روپے جنریٹ کرتا ہے اور اربوں کھربوں ٹیکس دیتا ہے. شہر کو اس کا حق ملنا چاہیے اور اس کے لیے ہم سب مل کر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کر کام کریں گے. شہباز شریف نے پی ٹی آئی کے دور حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا 2018 سے 2022 اپریل تک جھوٹ بولے گئے، گالم گلوچ کی گئی. شبانہ روز جھوٹ بولا گیا. لاڈلا وہ ہوتا ہے جو
अदालती हुक्म के बावजूद भी अदालत में पेश ना हो और उसको कहा जाए वेलकम सर और क्या गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू एंड गुड लक, वो होता है लाडला। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान के नए हालात में सियासी हम आहंगी बहुत जरूरी है। आज हमारे और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हम आहंगी है और दुआ है ये आगे भी चले। जितनी हम आहंगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज है, वो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। मैं इसकी बुनियाद पर एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। कैमरामैन मोहम्मद मोहिद्दीन के साथ मोहम्मद सलमान, PNN कराची। एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बहादुराबाद में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी PNN ने हासिल कर ली। दोनों जमातों के दरमियान NA 242 में मिलकर इलेक्शन लड़ने से मुतालिक तहाल कोई फैसला नहीं हो सका है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होने पर दोनों जमातों की कमेटियों की एक बार फिर बैठक होगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से फैज़ हमीद को तलब कर लिया गया है। इस राय के मुताबिक फैज़ हमीद को धरना केस में दूसरी बार तलब किया गया है। फैज़ हमीद को तलबी का नोटिस वज़ारत दिफा के ज़रिए भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया है कि फैज़ हमीद अगले हफ्ते पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। फैज़ हमीद को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी तलब किया गया था। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि पहला नोटिस बर वक्त वसूल ना होने से फैज़ हमीद कमीशन के सामने पेश ना हो सके। कमीशन की जानिब से जनवरी के दूसरे हफ्ते के हवाले से कहा गया कि अपनी रिपोर्ट मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। और अब खबर यह है कि पहला नोटिस बर वक्त वसूल ना होने से फैज़ हमीद कमीशन के सामने पेश नहीं हुए थे। कमीशन की जानिब से जनवरी के दूसरे हफ्ते अपनी रिपोर्ट मुकम्मल किए जाने का भी इम्कान है। फैज़ाबाद धरना केस फैज़ हमीद को तलब कर लिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है फैज़ हमीद को धरना केस में दूसरी बार तलब किया गया है। फैज़ हमीद को तलबी का नोटिस वज़ारत दिफा के ज़रिए भिजवाया गया, ये ज़राए की जानिब से बताया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN साकिब सैयद ने। साकिब सैयद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी साकिब सैयद, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। जैसे कि हमारे जराये का कहना है कि फैज़ हमीद को तलबी का नोटिस वज़ारत दफा के जरिए भेजा गया है। नोटिस का मतन के मुताबिक फैज़ हमीद अगले हफ्ते पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। फैज़ हमीद को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी तलब किया गया था। जराये का कहना है कि पहले नोटिस पर वक्त वसूल ना होने से फैज़ हमीद कमीशन के सामने पेश ना हो सके। कमीशन की जानिब से जनवरी के दूसरे हफ्ते अपने रिपोर्ट मुकम्मल किए जाने का इम्कान भी है। जी ठीक है साकिब सैयद, बहुत शुक्रिया। नेपरा ने कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 महंगी कर दी है। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। कराची के सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफे वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया है। कीमत में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा और ये खबर सामने आई है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि कीमतों में इजाफा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया है। तो ये एक अहम खबर है। नेपरा के हवाले से बिजली की कीमत में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जा चुका है। नेपरा ने कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 महंगी कर दी है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। मजीद जानते हैं मैं ज्वाइन किया नुमाइंदा PNN ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 महंगी कर दी गई है। नेपरा सार्फिन ने फैसला जारी कर दिया है। कीमतों में इजाफे का इतलाक जो है 1 जनवरी 2024 से होगा। कराची के सार्फिन से अप्रैल, मई, जून 2023 की 48 पैसे फीसदी यूनिट जनवरी तक मार्च जो है वो बकाया जात लेने पे वो ले लिए गए हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 में ₹1.24 फी यूनिट भी 1 जनवरी से रिकवर किया जाएगा। कराची के सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया है और इसकी समाअत फैसला लगी थी और सिपाही एडजस्टमेंट की वादे भी इजाफा जो है वो इसी इसमें ₹1.71 में ही वसूल किया जाएगा। यही पैसे मुल्क के दीगर तहसीलदार कंपनी से भी वसूल किए गए हैं और अभी मजीद जो है वो तमाम जो डिस्कोज हैं पंजाब भारती और सिंधी और ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। लाहौर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि कुछ दिनों से लाडलाइज़म की नई रिवायात कायम की जा रही हैं। जब अदालत में मासूम का लफ्ज़ कहा जाए तो ये गुड टू सी यू का ही एक तसलसल है। उन पर किसी भी तरह का केस हो, अदालत में बैठे लोग उनको रिलीफ दे रहे हैं।
ایک طرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جاتا ہے، دوسری طرف ناقابل تردید ثبوت ہونے کے باوجود معصوم کہا جا رہا ہے۔ کیا کسی ایک صوبے کی ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پورے پاکستان میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو رد کر دے؟ وہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلے چند ہفتوں میں جو ایک لاڈلا ازم کی نئی مثالیں قائم کی گئی ہیں اور ایک مجرم کو اور ایک ایسے شخص کو جس پہ بے شمار کیسز ہیں اس کو آؤٹ آف دا وے ریلیف دینے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں انتہائی افسوسناک ہیں۔ جب سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا اور معصوم کا لفظ استعمال کیا تو یہ اسی چیز کا تسلسل ہے کہ جس میں پہلے گڈ ٹو سی یو کہا جاتا تھا اور اب معصوم کہا جا رہا ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سائفر لہرا بھی دیا، دشمن ممالک نے اس کو استعمال بھی کیا، آپ سے گم بھی گیا، آپ نے لہرایا بھی، آپ نے جلسے کے اندر اس کو لہرایا، تو پھر پیچھے کیس کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو معصوم کون ہے؟ کیا ٹرائل جج کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ ٹرائل کو آگے لے کر چلیں؟ گفتگو آپ نے سنی۔ اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان سرزمین پارٹی کے سابق رہنما انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد پی ایس پی رہنماؤں نے شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی کے سابق رہنما انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون ساتھیوں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے انہوں نے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا اور شمولیت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اور اسی مناسبت سے یہ خبر کہ سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد پی ایس پی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اور آصف علی زرداری نے پارٹی پرچم ان کے گلے میں ڈال کر انہیں ویلکم کیا ہے، پارٹی میں خوش آمدید کہا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد پی ایس پی رہنماؤں نے شمولیت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ پاک سرزمین پارٹی کے سابق رہنما انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون سمیت ساتھیوں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ باقاعدہ طور پر شمولیت کا اعلان بھی کیا گیا اور سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے اور اس ملاقات میں سابق صدر آصف علی زرداری نے پی ایس پی رہنماؤں کو ویلکم بھی کیا ہے۔ صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی صلاح الدین۔ جی بالکل، صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد ایم کے ایم کے جو سینئر رہنما ہیں انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون، جنہوں نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اور آصف علی زرداری نے انیس ایڈوکیٹ رضا ہارون کو پی پی میں شمولیت پر خوش آمدید بھی کہا ہے۔ اس موقع پر آصف علی زرداری کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی کے جو سابق رہنما ہیں انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون، ان کے درمیان جو شہر قائد کی ترقی، خوشحالی، قیام امن اور مفاہمتی ماحول کو فروغ کے حوالے سے جو ہے چارٹر آف کراچی پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ سابق صدر نے کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو چارٹر آف کراچی ہے شہر قائد کے مستقبل پر جو ہے درست۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صلاح الدین۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے این اے 127 سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا یہ معاملہ ہے۔ قانونی مشیر افتخار شاہد نے بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی پر لگائے گئے اعتراض کا تحریری جواب آر او کو جمع کرا دیا ہے۔ بلاول بھٹو کے این اے 127 کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ ریٹرننگ آفیسر نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ محفوظ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نمائندہ پی این این حیدر کھرل سے۔ حیدر کھرل، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ لاہور میں سیاسی پارہ ہائی ہو چکا ہے اور جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کی جو جانچ پڑتال ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کاغذات نامزدگی پر ان پر جو فیصلے ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ این اے 127 کی بات کی جائے تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اس حلقے سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان پر اعتراض لگا دیا گیا کہ وہ چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے انہوں نے وابستگی ظاہر کی ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔ دونوں جو فریقین ہیں ان کو سنا گیا ریٹرننگ افسر کی جانب سے اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا۔ جواب داخل ہونے کے بعد اب جو کل فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کے
कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या मुस्तरद होंगे, इस पर महफूज फैसला जो है वो कल आएगा। जी ठीक है हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। ने हाई कोर्ट पर धावा बोला है। अदालतों को बुरा भला कहा जा रहा है। जिस तरह पीटीआई ने इलेक्शन करवाए, आज तक किसी ने नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियारात नहीं कि वो इन मामलात को देखें। 8 फरवरी को उनके हाथों में कुछ भी नहीं आना। अगर साफ शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मुल्क डिरेल हो जाएगा और मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और दीगर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैरिस्टर गौहर की जानिब से गुफ्तगू की गई है कि सियासी रहनुमाओं ने हाई कोर्ट पर धावा बोला है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अदालतों को बुरा भला कहा जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सियासी रहनुमाओं ने, जो ख़ानदानी सियासी रहनुमाएँ जो अपने पार्टी पे काबिज है, उन्होंने गुज़श्ता 2 दिनों में ख़ासकर कल से जिस तरीके से हाई कोर्ट पे वो हमलावर हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। किसी ने इलेक्शन इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं किए जिस तरीके से पीटीआई ने करवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त मिल गई है। पीटीआई की 700 टिकटों की तकसीम के लिए मुशावरत दरकार है। शोएब शाहीन ने यह मौक़िफ़ अपनाया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की मुखालफत पर अदालत का इजहार बरहमी। नए और पुराने चेयरमैन के दरमियान टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? अदालत की जानिब से ये कहा गया। क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के ये रिमार्क सामने आए। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस को गैर जानिबदार होना चाहिए। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स। निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं है। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डिटेल करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये अहम रिमार्क्स। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की ज़ेर निगरानी बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराई जाए। उधर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन सेल के सरबराह इसहाक डार ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हमारी पार्टी ने भरपूर तरीके से टिकटों की तकसीम पर काम किया है। सीट एडजस्टमेंट महदूद पैमाने पर की जाएगी। मौलाना फजल रहमान से अच्छे ताल्लुकात, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। हमने बड़ा एक मेथोडिकल और बड़ा एक एग्जॉस्टिव प्रोसेस किया है। आपने भी देखा है कि हर सूबे का हर डिवीज़न का इंडिपेंडेंट एवेल्यूएशन हुई है। मखसूस नशिस्तें जो हैं ख़वातीन की और जो माइनॉरिटी की, उस पर भी इसी तरह प्रोसेस किया गया। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपने पाकिस्तान में किसी और जगह नहीं देखा होगा। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंशाल्लाह वैसे रहेंगे। हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बहुत इज़्ज़त एहतराम है। शहबाज शरीफ मुश्किल में फंस गए हैं। शहबाज शरीफ के NA 242 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया है। एतराज़ात NA 242 के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल ने दायर किए हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मसूद मंदोखेल। एतराज़ में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मराआत लेने का जिक्र नहीं किया। हलफनामे में बैरून मुल्क जायदादों और बीवी बच्चों को करोड़ों रुपए कर्ज देने का जिक्र किया। मज़ीद तफसीलात भी मोहम्मद सलमान से जानेंगे। एतराज़ात का आपको बता रहे हैं कि NA 242 से एतराज़ात लग गए हैं। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मसूद मंदोखेल पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से ये एतराज़ात दायर किए गए हैं और एतराज़ात में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से तनख्वाह लेने का जिक्र नहीं किया। बीवी बच्चों को करोड़ों रुपए कर्ज देने का जिक्र किया। हलफनामे में बैरून मुल्क जायदाद और बीवी बच्चों को करोड़ों रुपए कर्ज देने का जिक्र किया है। तो ये एतराज़ात दायर किए गए हैं। तो इस तरह से शहबाज शरीफ मुश्किल में पड़ गए हैं। NA 242 से उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया है। एक बार फिर आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया है। फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। 242 के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल ने ये एतराज़ात दायर किए हैं। मसूद मंदोखेल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं
اور ان کی جانب سے یہ اعتراضات لگا دیے گئے ہیں۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے تنخواہ اور مراعات لینے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ اعتراضات لگائے گئے ہیں۔ کاغذات نامزدگی پر اعتراضات لگ چکے ہیں اور جو اعتراض لگائے گئے ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے درمیان NA 242 میں مل کر الیکشن لڑنے سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک کے لیے مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا کہ لاڈلے وہ نہیں ہوتے جن کو بیٹی کے سامنے گرفتار کر لیا جائے، بلکہ لاڈلے وہ ہوتے ہیں جنہیں گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے۔ کراچی سے محمد سلمان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات قریب، سیاسی رابطوں اور ملاقاتوں میں تیزی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے وفد کے ہمراہ بہادرآباد میں اہم ملاقات کی۔ خبر ہے کہ ملاقات میں کراچی کے حلقے NA 242 سے مل کر الیکشن لڑنے سے متعلق کوئی فیصلہ تاحال نہیں ہوا۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹیوں کی بیٹھک لگے گی۔ ملاقات میں متحدہ کی جانب سے آئین میں ترمیم سے متعلق کچھ تجاویز بھی پیش کی گئیں جن سے شہباز شریف نے اتفاق کیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا، کراچی ملک کا کماؤ پوت ہے، اس کا حق اس کو ملنا چاہیے۔ تجارت، صنعتکاری، کامرس، ٹریڈ، بینک مرکز ہے، شپنگ کا یہ مرکز ہے، کھربوں روپے جنریٹ کرتا ہے اور اربوں کھربوں ٹیکس دیتا ہے۔ شہر کو اس کا حق ملنا چاہیے اور اس کے لیے ہم سب مل کر، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، مل کر کام کریں گے۔ شہباز شریف نے PTI کے دور حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، 2018 سے 2022 اپریل تک جھوٹ بولے گئے، گالم گلوچ کی گئی۔ شبانہ روز جھوٹ بولا گیا۔ لاڈلا وہ ہوتا ہے جو عدالتی حکم کے باوجود بھی عدالت میں پیش نہ ہو اور اس کو کہا جائے ویلکم سر اور کیا گڈ مارننگ، گڈ ٹو سی یو اینڈ گڈ لک، وہ ہوتا ہے لاڈلا۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد محمود صدیقی نے کہا، پاکستان کے نئے حالات میں سیاسی ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہم آہنگی ہے اور دعا ہے یہ آگے بھی چلے۔ جتنی ہم آہنگی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مسلم لیگ میں آج ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ میں اس کی بنیاد پر ایک بہتر جمہوریت اور ایک بہتر پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کیمرامین محمد محی الدین کے ساتھ محمد سلمان، PNN کراچی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور GDA سربراہ پیر پگارا کی ملاقات ملک کو درپیش چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا اس پر اتفاق ہوا ہے۔ انتخابی معاملات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت۔ انتخابی معاملات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر دونوں جماعتوں کی ذیلی کمیٹی فیصلے کرے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے صلاح الدین سے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ انتخابی اصلاحات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت ہوئی ہے اور کراچی میں شہباز شریف موجود ہیں جہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ GDA سربراہ پیر پگارا سے ملک کو درپیش چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ انتخابی معاملات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ کراچی میں نون لیگ اور GDA کے بڑوں کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ملاقات میں لوٹ مار جس کو سسٹم کہتے ہیں اس پر بات ہوئی ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر MKM، JUI اور GDA سے بات چیت جاری ہے۔ GDA رہنما پیر صدر الدین شاہ بولے کہ سندھ میں ہر ڈپارٹمنٹ میں چور بازاری ہے۔ جو ایک سندھ کھنڈر کا نقشہ پیش پر بات کی ہے، جو بدقسمتی سے یہاں پہ ایک لوٹ مار کا نظام ہے، سسٹم جسے کہتے ہیں، اس پہ بات کی ہے۔ GDA، PMLN اور JUI سے ہماری پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ MKM کے مرکز سے ہم ہو کے آ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں چور بازاری ہے جو پچھلے 15 سال سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس چور بازاری کو ختم کرنے کے لیے آج ہم لوگوں نے سر جوڑا ہے اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوگا اس میں یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کو تباہ کر دیں گے ہم۔ کراچی میں نون لیگ اور GDA کے بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد میڈیا ٹاک بھی کی گئی۔ گفتگو آپ نے سنی جس میں خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ملاقات میں لوٹ مار جس کو سسٹم کہتے ہیں اس پر بات ہوئی ہے۔
सीट एडजस्टमेंट पर MQM, JUI और GDA से बातचीत जारी है। GDA रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह बोले कि सिंध में हर डिपार्टमेंट में चोर बाजारी है और ये गुफ्तगू हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक भी की गई। कराची में GDA रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। नून लीग और GDA के बड़ों की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक भी की गई जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की है कि सिंध में हर डिपार्टमेंट में चोर बाजारी है। आगे बढ़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराज़ का मामला है। मुल्तान के हल्का N 149 ने एतराज़ात पर समाअत भी की है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अपनाया। जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। कागजात मुस्तरद किए जाएँ। जहांगीर तरीन पर बददियानती साबित हो चुकी है। RO ने दलाइल सुनने के बाद जहांगीर तरीन के कागजात पर एतराज़ात बारे फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर मुल्तान से, जहां जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद किया गया था। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आयद किए गए थे और एतराज़ ये लगाया था कि वो ताहयात नाअहल करार पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जहांगीर तरीन पर बददियानती साबित हो चुकी है। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर एतराज़ का ये मामला है। तफसीलात जान लेते हैं। गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, क्या क्या एतराज़ लगे हैं? बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन के खिलाफ जो है N 149 मुल्तान से जो है वो एतराज़ दायर किया गया था, जिसके ऊपर आज RO ऑफिस में बाज़ाब्ता तौर पर समाअत हुई है और जहांगीर खान तरीन की लीगल टीम जो है वो एतराज़ात के जवाब के लिए पेश हुई है, जिसमें जहांगीर खान तरीन के ऊपर एतराज़, ये सबसे बड़ा एतराज़ यही दायर किया गया है कि एतराज़ कुरंदा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जहांगीर खान तरीन को ताहयात नाअहल करार दिया गया है और जहांगीर खान तरीन के ऊपर एतराज़ कुरंदा का कहना है कि बददियानती जो है वो साबित हुई है और जहांगीर खान तरीन की जानिब से सरकारी तौर पर जो कर्जे हासिल किए गए थे उन्हें भी माफ करवाया गया है, जिसके ऊपर जहांगीर खान तरीन के जो कागजात नामजदगी है उन्हें मुस्तरद किया जाए, जिसके ऊपर RO N 149 मुल्तान की जानिब से समाअत की गई है। दोनों तरफ से जो लीगल टीम थी जहांगीर खान तरीन की, उसकी जानिब से भी दलाइल दिए गए हैं, जिसके ऊपर RO N 149 की जानिब से जो एतराज़ दायर की मौसूल हुआ था उसके ऊपर फैसला इस वक्त महफूज कर लिया गया है और कल का RO की जानिब से कहा गया है कि कल 30 दिसंबर को जहांगीर खान तरीन के ऊपर जो एतराज़ात दायर किए गए हैं उनके ऊपर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गौहर रहमान। कराची में पोर्ट कासिम के करीब स्टील मिल में आग लग गई। KMC फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए जाए वक़्वा पर रवाना हो चुकी हैं। अफसोसनाक खबर है, कराची में एक और आग लग गई है। कराची में पोर्ट कासिम के करीब स्टील मिल में आग लग गई है और आग बुझाने के लिए KMC फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए जाए वक़्वा पर रवाना हो चुकी हैं। रजब अली हमारे साथ मौजूद है। रजब, बताएगा कि आग पर काबू पा लिया गया और किस नौयत की आग है? ये पोर्ट कासिम के करीब आगा स्टील नामी एक कंपनी है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि धमाके के साथ आग लगी है। शुबह ये है कि बॉयलर के फटने के साथ जो है आग लगी है, जिसके बाद वाकई की इत्तला मिलते ही KMC फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 समेत दीगर फलाई इदारों की एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई है। तमाम आग की शिद्दत जो है बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा है और फैक्ट्री के मिल के एक बड़े हिस्से को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से आग बुझाने में काफी शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि पोर्ट कासिम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहले से वहां पर मौजूद है और मदद के लिए कराची से भी KMC फायर ब्रिगेड से भी गाड़ियां तलब की गई हैं। इस वक्त KMC फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि 4 गाड़ियां जो है पोर्ट कासिम की फायर ब्रिगेड की मदद के लिए KMC फायर ब्रिगेड की जानिब से भेजी गई है। ताम आग काफी शदीद है और आग के शोले काफी बुलंद हो रहे हैं और एक मिल के काफी बड़े हिस्से को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और इत्तलात ये भी है कि आग लगने के वक्त जो है वो काफी बड़ी तादाद में लोग अंदर मौजूद थे जिनके जख्मी या हलाकतों का भी खदशा है। ताम फौरी तौर पर कुछ कहना कबल वक्त होगा। फौरी तौर पर कोशिश ये है तमाम टीमों की, रेस्क्यू टीमों की, मौके पर पहुंच के रेस्क्यू किया जाए और आग को फैलने से रोका जाए और आग पर काबू पाया जा सके। ताम इस वक्त आग बदस्तूर लगी हुई है। रजब, ये क्या ये बताया जा रहा है कि स्टील मिल के अंदर इस वक्त टोटल कितने मुलाजमीन हैं? जी फौरी तौर पर जो है इस बात का तयन नहीं हो सका है कि कितनी तादाद में।
ٹھیک ہے رجب، فوری طور پر اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ اس وقت کتنے ملازمین ہیں فیکٹری کے اندر. یہ سٹیل مل ہے جہاں پر آگ لگی ہے اور آگ بجھانے کا عمل اس وقت جاری ہے. ادھر کراچی کے علاقے کورنگی صنعتی ایریا میں تولیہ فیکٹری میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان خاکستر ہو گیا ہے. فائر بریگیڈ کے عملے نے 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے. یعنی شاہدین کہتے ہیں کہ پی ایم ٹی میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے فیکٹری میں آگ لگی ہے. رجب علی کی یہ رپورٹ دیکھیے. کراچی میں فیکٹریوں میں آتے زدگی کے واقعات نہ تھم سکے. کورنگی میں تولیہ فیکٹری جبکہ اورنگی ٹاؤن میں گتے کی فیکٹری میں آتے زدگی کے واقعات ہوئے. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کورنگی میں چنگاری سے لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے فیکٹری کو لپیٹ میں لے لیا. فیکٹری میں موجود افراد فوری طور پر باہر نکل آئے جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. واقعی یعنی شاہد اور فیکٹری مزدور کا کہنا ہے کہ ٹرانسفارمر میں شارٹ سرکٹ سے لگنے والی چنگاریوں سے فیکٹری میں آگ لگی. ٹرانسفارمر کا جو ہے نا دھماکہ ہوا, اس کے کھڑکیاں نہیں تھی, گتے کا کھڑکیاں لگا ہوا ہے اور اس پہ یہ کیا نام ہے آگ جو ہے نا اسی کے گتوں سے لگ کے جو ہے نا اندر مال پہ آگ لگے. فائر بریگیڈ کے عملے نے 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا. تاہم اس دوران لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا. فائر آفیسر ظفر خان نے بتایا کہ آگ لگنے سے فیکٹری کی 2 منزلیں متاثر ہوئی ہیں. جب ہم آئے تو آگ 3 فلور پہ لگی ہوئی تھی. چادریں ہیں, اسٹرکچر کمزور اور دیواریں بھی جو ہیں وہ بغیر پلاسٹر کے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا شروع میں. دوسری جانب اورنگی ٹاؤن میں گتے کی فیکٹری میں بھی آگ بھڑک اٹھی. بروقت اطلاع پر فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا جبکہ گورنر ہاؤس کے قریب چلتی کار میں آگ بھڑک اٹھی جسے ریسکیو ٹیم نے راہگیروں کی مدد سے بجھا دیا. کیمرامین فہیم بلوچ اور ساتھی رپورٹر ابراہیم رند کے ساتھ رجب علی, PNN کراچی. اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے. ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں معمولی بہتری آئی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 60 پیسے سستا ہو گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے 86 پیسے کی سطح پر بند ہوا ہے. آپ کو ڈالر کی صورتحال کے حوالے سے بتائیں تو ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں معمولی بہتری دیکھنے میں آئی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے سستا ہوا ہے اور مزید تفصیلات یہ ہیں کہ انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے 86 پیسے کی سطح پر بند ہوا ہے. اہم خبر آگاہ کر رہے ہیں آپ کو ڈالر کی صورتحال سے. ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں معمولی بہتری آئی ہے. اہم خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا 2 جنوری سے 5 جنوری تک الیکشن مہم کے لیے لاہور میں قیام کا فیصلہ. چیئرمین پیپلز پارٹی اپنے حلقے NA 127 کا بھی دورہ کرنے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو تقریبات سے خطاب بھی کریں گے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں جلسے بھی کیے جائیں گے اور جلسوں کے علاوہ وہاں پر جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ مرتب کی جائے گی. 5 جنوری تک الیکشن مہم کے لیے لاہور میں قیام کرنے کا فیصلہ سامنے آیا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اپنے حلقے NA 127 میں قیام کریں گے اور تقریبات سے خطاب بھی کیا جائے گا. پنجاب کے مختلف اضلاع میں جلسے کیے جائیں گے. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. ناروال میں میڈیا سے گفتگو میں احسان اقبال کا کہنا تھا کہ PTI کے دور میں ہم نے بھی گرفتاریاں دی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کا 2 جنوری سے 5 جنوری تک الیکشن مہم کے لیے لاہور میں قیام کا فیصلہ. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اپنے حلقے NA 127 کا دورہ کریں گے. بلاول بھٹو تقریبات سے خطاب بھی کریں گے. بلاول بھٹو کی کیا مصروفیات ہوں گی وہ آپ کو بتا رہے ہیں. ذرائع کے مطابق پنجاب کے مختلف اضلاع میں جلسے بھی ہوں گے. بلاول بھٹو کا 2 جنوری سے یہ آیا ہے پلان اور تقریبات سے خطاب بھی کیا جائے گا. عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل بھی جاری ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال کے NA 76 سے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں. ناروال میں میڈیا سے گفتگو میں احسان اقبال کا کہنا تھا کہ PTI کے دور میں ہم نے بھی گرفتاریاں دیں, کبھی مزاحمت نہیں کی. وارنٹ ہو تو ساتھ جائیں, اپنا دفاع عدالت کے اندر کریں. حاجی امجد علی اقبال سے مزید بات بھی کریں. ہمیشہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے. کبھی ہم نے گرفتاری کے سامنے اس طرح کی مزاحمت نہیں کی کہ ہمیں دھکے کھانے پڑے ہوں. تو انسان کی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے. اگر آپ کا وارنٹ ہے, آپ کو گرفتار کرنے آئی ہے پولیس, آپ اس کے ساتھ جائیں لیکن اپنا دفاع عدالت کے اندر کریں. ہم نے گرفتاریوں کا سامنا کیا, وہاں پہ کوئی جوڈو کراٹے نہیں کیے, کوئی مزاحمت فزیکل نہیں کی. گفتگو آپ نے سنی. لاہور مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ کچھ دنوں سے لاڈلا ازم کی ایک نئی روایت قائم کی جا رہی ہے
जब अदालत में मासूम का लफ्ज़ कहा जाता है तो ये गुड टू सी यू का ही एक तसलसल है। उन पर किसी भी तरह का केस हो, अदालत में बैठे लोग उनको रिलीफ दे रहे हैं। एक तरफ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया जाता है तो दूसरी तरफ नाकाबिले तरदीद सबूत होने के बावजूद मासूम कहा जा रहा है। क्या किसी एक सूबे की हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के फैसले को रद्द कर दे? वो मॉडल टाउन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चंद हफ्तों में जो एक लाडला इज़्म की नई मिसालें कायम की गई हैं और एक मुजरिम को और एक ऐसे शख्स को जिस पे बेशुमार केसेस हैं उसको आउट ऑफ द वे रिलीफ देने की जो कोशिशें की जा रही हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया और मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ये उसी चीज़ का तसलसल है कि जिसमें पहले गुड टू सी यू कहा जाता था और अब मासूम कहा जा रहा है। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि जब साइफर लहरा भी दिया, दुश्मन ममालिक ने उसको इस्तेमाल भी किया, आपसे गुम भी गया, आपने लहराया भी, आपने जलसे के अंदर उसको लहराया, तो फिर पीछे केस क्या बाकी रह जाता है? तो मासूम कौन है? क्या ट्रायल जज को ये राइट हासिल नहीं है कि वो ट्रायल को आगे लेकर चलें? गुफ्तगू आपने सुनी। गुजरांवाला के हल्का NA79 से कल 5,99,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार को बरकरार रखा है। 2 ख़वातीन उम्मीदवार भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा PNN हाफिज शहजाद रफ़ीक से। देखिए NA79 गुजरांवाला 3 कामों की, सादों की, वांडो, एमनाबाद, लालूपुर, दरवेशपुर और इसके मुल्हिका देहातों पर मुश्तमिल ये हल्का है और इस हल्के की आबादी जो है वो 10,39,703 है, जबकि हल्का के कुल वोटर्स जो हैं वो 5,99,139 हैं। यहाँ पर मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 3,29,205 है और ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो 2,69,934 हैं। हल्के में अहम जो मसाइल हैं वो रोड्स की टूट फूट है, सेहत की सहूलियात का फुकदान है, सीवरेज के मसाइल हैं, साफ़ पानी के यहाँ पर मसाइल हैं। हल्के के जो मुतवक्का उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों ने यहाँ से अनाउंस किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से साबिक़ MNA जुल्फ़कार अली बिंडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उस्मान सईद बसरा और राना साजिद शौकत मुतवक्का तौर पर उम्मीदवार हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गुलाम दस्तगीर अवान को टिकट जारी किया गया है। जो उम्मीदवार हैं वो 28 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं। 2 ख़वातीन भी यहाँ पर जो है वो किस्मत आजमाई कर रही हैं। ताहम कल 30 दिसंबर को उम्मीदवारों की ख़त्मी फहरस्त जो है वो अवेज़ा कर दी जाएगी। जी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लोधरा में भी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। अभी तक किन किन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, ये बताएंगे लोधरा से हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा नदीम। जी बिल्कुल, लोधरा में भी इलेक्शन 2024 की स्क्रूटनी का अमल जारी है। NA155 से मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों की कागजात का जाँच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद नून लीग के सदीक खां बलोच और PTI के आमिर इकबाल और इनके वालिद इकबाल शाह के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। जहांगीर तरीन की लीगल टीम स्क्रूटनी के लिए रिटर्निंग अफसरान के ऑफिस पेश हुई। जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर बशीर महमद के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान ने जहांगीर तरीन के कागजात देख लिए हैं। रिटर्निंग अफसरान मुतमईन हैं, इनके कागजात मुकम्मल हैं। NA155 और PP 227 में जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ कोई इतराज़ दायर नहीं कराया गया है। तमाम कागजात मंजूरी के हवाले से रिटर्निंग अफसरान हतमी फ़ैसला 30 दिसंबर को सुनाएंगे। NA149 मुल्तान के जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल आज होगी। जहांगीर तरीन की लीगल टीम रिटर्निंग अफसरान NA149 मुल्तान के ऑफिस में पेश होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब शामिल करेंगे आज की 10 अहम आलमी खबरें और अब कुछ फॉग की सूरत हाल की बात करते हैं। जो धुंध का इस वक्त एक समा चल रहा है उसकी बात करते हैं। अच्छा, पहले तो ये पता नहीं चल रहा है स्मोग है या फोग है या कोई इसका मिक्सचर है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। इवन हम सब भी कि सर्दी आ गई है लाहौर में, लेकिन ये जो एक मिक्सचर है स्मोग और फोग का, ये बहुत नुकसानदेह भी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम तो इस वक्त सर्द है और खुश्क है, बारिशें अभी तक नहीं हो सकी हैं। दिसंबर जो जिसे कहा जाता है भीगा भीगा दिसंबर, वो सूखा ही गुजर गया है और दूर दूर तक बारिश कोई नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो DG मेट से हमारी बात हुई थी वो कह रहे हैं कि जनवरी के मिड ऑफ द जनवरी बारिशें मुतवक्के हैं।
अच्छा, मौसम की हम बात कर रहे हैं, मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। फोग की वजह से हद निगाह सिफर हो गई। लाहौर एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाज़ें हैं जिनका शेड्यूल मुतासर हुआ है और ट्रेनें भी वक्त पर नहीं पहुंच सकी। धुंध ने निजाम जिंदगी को शदीद मुतासर कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ी, जिसके बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए कई घंटों तक बंद करना पड़ा। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद रही। मोटरवे M5 को शेरशाह से रोहड़ी तक बंद रखा गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करने को तरजीह देने की हिदायत की और कहा कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। मुसाफिर धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। मुल्क के शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मरी, गलियात और गिरदो नवाह में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान है। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस परवाजें मुतासिर हुईं। PIA को 2 परवाजें मंसूख करना पड़ी और 6 ताखीर का शिकार हुईं, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन पर क्वेटा और कराची से आने वाली ट्रेनें बर वक्त न पहुंच सकीं। तो जो इस मौसम की सूरत हाल की वजह से खांसियाँ हैं, बुखार हैं, जिस्म में दर्द हैं, सांस लेने में मुश्किलात का सामना है, वो मामूल की बात बनती जा रही है। और ये भी सुना है कि नमूनिया के केस ही बहुत सारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और एक नया वेरिएंट जिसे कहा जा रहा है कोविड का भी वेरिएंट हो सकता है, JN1, और स्मोक से ही मामला शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक हालात में बेहतरी नहीं आ सकती है। जो माहौलियाती आलूदगी का आर्टिफिशियल रेन भी करवानी थी, वो भी मेरा ख्याल नहीं हो सकती। नहीं, एक करवाई गई है, वो क्रेडिट बिल्कुल जाता है जो निगरान सेटअप है हमारा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उनकी जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया। और लेकिन एक आधी बारिश से और 10 इलाकों में वो करवाई गई थी, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में 1 या 2 रोज़ के लिए थोड़ी सी बेहतरी आई थी। बारिश बड़ी मामूली सी हुई थी, वो खुल के जिस तरह हो सकती है ना, वो नहीं बारिश हुई। बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट ने बार बार माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली इंडस्ट्रीज़ की बिजली कनेक्शन काटने का इंदिया दे दिया है। तो अदालत ने कहा है कि कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में वापडा फौरी इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ कार्रवाई करे। सड़कों पर छिड़काव का पानी, नहर और वुज़ू का ज़ख़ीरा शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर वासा जिम्मेदार होगा। वकील जुडिशल कमीशन ने कहा है कि मैचेस के दौरान लाइट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स माहौल दोस्त होने चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने ये रिमार्क्स दिए कि चीज़ों को सादा रखें, मुश्किल ना करें। नए साल के लिए नए अज़म और टारगेट सेट करें। नए साल में हमें यह अहद करना होगा कि हमने दुनिया के माहौल को किस तरह साफ रखना है। आगे बढ़ें और खबर शामिल करते हैं कि PIA के बहरान मजीद अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। निजकारी भी अब कटाई के बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। PIA 260 अरब रुपये कमर्शियल कर्ज और सूद की अदायगी से भी कासिर दिखाई दे रही है। वज़ारत खजाना का PIA के लिए किसी भी फंडिंग को ज़ेर गौर लाने से भी इनकार अब सामने आ रहा है। PIA की निजकारी में कई कानूनी अवामिल और कर्ज़ों की वापसी बड़ी रुकावट है, ये कहा गया है। जबकि निजकारी कमीशन की तरफ से फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी अब हायर हो चुका है। अर्नेस्ट एंड यंग $70 लाख में कंसल्टेंट हायर हुआ है, ये बताया गया है। जबकि मज़ीद तफसीलात हैं कि निजकारी कमीशन को फाइनेंशियल कंसल्टेंट की अब पहली रिपोर्ट भी मौसूल हो गई है। निजकारी कमीशन फाइनेंशियल कंसल्टेंट को 30% रकम की अदायगी के लिए भी तैयार है और कंसल्टेंट की मुकम्मल फ़ीस में 25% $17.5 लाख की तरसील का अमल भी मुकम्मल हो गया है। मज़ीद तफसीलात नाज़रीन ये हैं कि फंड बुक फेज़ 1 प्रोजेक्ट चार्टर अमल दरामद प्लान और कानूनी अमल निजकारी कमीशन के हवाले किया जा चुका है। कंसल्टेंट दूसरे फेज़ में शेड्यूल ऑफ अरेंजमेंट प्लान पेश करेगा। तीसरे फेज़ में कंपनी फ़रोख्त का फाइनल मंसूबा पेश करेगी और तीसरे मरहले के लिए पाकिस्तान कंसल्टेंट को $24.5 लाख देगा। अगर निजकारी के अमल में रुकावट आई तो पाकिस्तान को $70 लाख का नुकसान भी होगा। PIA के 29 में से 15 तैयारे प्रवास के काबिल हैं, ये PIA हुकाम का कहना है। PIA के वर्किंग तैयारों में 6 बोइंग 777-8 एयरबेस A और 320 शामिल हैं, जबकि एक ATR तैयारा भी शामिल है। एक एयरबस 320 2 साल से इंडोनेशिया में खड़ी है।
اور اب کچھ بات کریں گے غزہ پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. مظلوم فلسطینیوں کے لیے ایک اور قیامت خیز دن ثابت ہوا ہے. اسرائیلی فورسز کی رات بھر غزہ پر بمباری جاری رہی. بالکل تفصیلات یہ ہے کہ مزید 300 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے، 400 سے زائد زخمی ہیں. شہداء کی مجموعی تعداد 21,500 تک پہنچ چکی ہے. بیت الحیا میں اور خان یونس میں بمباری سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں. جنوبی غزہ میں کویتی اسپتال کے قریب صہیونی فوج کے حملے میں 20 افراد کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے پناہ گاہوں، رہائشی عمارتوں اور کیمپوں کو بھی نہیں بخشا. وہاں بھی نشانہ کو بنایا گیا. خان یونس کے مشرقی علاقے الفغاری پر اسرائیلی فضائیہ کی گھروں پر بمباری سامنے آئی. 9 فلسطینی شہید ہوئے. شہید ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی گھر سے بتایا گیا ہے. تو جو اسرائیل کی بربریت ہے، جارحیت ہے، وہ جاری ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے، ڈیفینیٹلی تمام تر ہم رپورٹ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے وہاں پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ اس وقت جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، لیٹسٹ وہاں پر سچویشن ہے، اس میں جو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں تو کچھ رابطے بھی کیے گئے اور یہ کہا گیا شاید کوئی ممکنہ طور پر یرغمالیوں کے حوالے سے کوئی حکمت عملی طے کی جا سکتی ہے، لیکن اب اس پر بھی ڈیڈ لاک ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ معاملہ کہاں جا کر کیسے اور کس طرح سے روکا جائے گا؟ جی تھینک یو ویری مچ. ایکچولی یہ ایک تو اسرائیل کی کنٹینیوس پالیسی ہے، یہ آج کی نہیں ہے. بیسیکلی جب سے 1948 سے جو فلسطینیوں کو جب بے دخل کیا گیا اور قبضہ کیا گیا، اس کے بعد ایک دائوا پالیسی آئی تھی بن گورین جو ان کا پرائم منسٹر تھا، اور وہ یہی تھا کہ فلسطینی بیسیکلی ریزسٹ کریں گے اور ان کو بیسیکلی دائوا مینز موئنگ دا گراس، کہ جب بھی ان کی کوئی نسل تیار ہو ریزسٹ کرے آپ ان کو آہستہ آہستہ ختم کریں اور ایک سلو آپ کہہ لیں ڈیتھ اس پہ دیں. لیکن اس کے بعد پھر بیچ میں عرب اسرائیل وارز بھی ہوئیں اور لیٹر آن 73 کے بعد جب کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا تو پھر یہ معاملہ آپ کہہ لیں ٹھنڈا پڑ گیا. فلسطینی دے ور لیفٹ آن دیئر اون. تو ابھی یہ ایک تو ان کی چوتھی انتفاضہ ہے جو سٹون پیلٹنگ سے شروع ہوئی تھی اور ابھی میزائل پہ پہنچ گئی ہے بات. اور حماس ویل آرگنائز ہے. اسرائیل کا خیال تھا کہ یہ لوگ تقریباً ہفتے 10 دن میں اس کو ریپ اپ کر دیں گے اور کلیم تھا. وقار صاحب میں آپ کو یہیں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا، ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو حماس کا آپ نے ذکر کیا ہے، حماس کے حوالے سے شاید یہ ازیوم کیا گیا تھا کہ یہ چھوٹی سی قوت ہے اور مغرب کے تمام بڑے بڑے ممالک بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی، اس کو کچلنے کی، اس کو دبانے کی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حماس کو شکست نہیں دے سکے اور یہ تمام جو ممالک تھے یہ اس مشن کے اندر فیل نظر آ رہے ہیں. یہ ایگزیکٹلی اگر آپ ملٹری پاور دیکھیں اس کا تو کوئی کویشچن نہیں ہے. اسرائیل سب سے بڑی ملٹری پاور ہے علاقے کی اور نیوکلیر ویپنز بھی، اور ان کا ایک روبو دبدبہ بھی رہا ہے اسپیشلی مڈل ایسٹ میں. ایک تو حماس نے اس کو ڈینٹ کیا ہے. ابھی جو ایکچوئل رپورٹس ہیں آن گراؤنڈ جو اسرائیل کے لبرل میڈیا بتا رہے ہیں وہ کلوزر ٹو 5,000 اسرائیلی سولجرز مارے جا چکے ہیں. ویسے تو کچھ ہنڈریڈز میں بتا رہے ہیں اور میرے خیال 15,000 سے زیادہ زخمی ہے. یہ اسرائیلی لبرل میڈیا کی رپورٹس ہیں، ان کے ہاسپٹل کی رپورٹس ہیں. اور دوسرا ہے ریزسٹنس میں ساتھ جوائن کیا ہے جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے، کیونکہ یہ اکیلی حماس لڑ نہیں رہی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہوتیز ہیں اس میں اسٹیٹ آف جو ریڈ سی ہے اس میں باب المندب پہ انہوں نے چوک کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ابھی جو ہے وار ایکسپینڈ کر رہی ہے حزب اللہ. بالکل یہ آپ نے ذکر کیا حوثیوں کا وقار صاحب، جو حوثی ڈیمیج پہنچا رہے ہیں آپ کے خیال سے وہ چھوٹا ڈیمیج نہیں ہے، وہ چھوٹی سی ایک اگر قوت ہم کہیں حوثیوں کی تو وہ بہت بڑا نقصان پہنچا رہی ہے؟ جی ایگزیکٹلی. ایکچولی اپنا جو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے ان کو باب المندب ایک چوک پوائنٹ ہے اور اگر آپ دیکھیں اس میں تقریباً ہر منٹ یا 30 سیکنڈ میں ایک سوپر ٹینکر یا بڑا کیریئر گزرتا ہے. تو پورے ورلڈ کا تقریباً آپ 30% ٹریڈ ہے اور آئل اینڈ گیس کا یہ 60% ہے گلوبل جہاں سے فلو کرتا ہے. اچھا آج سے انہوں نے بھی آئی تھنک اپنا کارڈ صحیح پلے کیے ہیں اور بڑا پریشر ہے اسرائیلی کمرشل شپنگ پہ. اچھا وقار صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایرانی ایک کمانڈر کو شہید کیا گیا، حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے اور ایران نے اس پر دو ٹوک اعلان کیا اور کہا کہ ہم اس کا بدلہ ہر حال میں لیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ اسرائیل جو کہ حماس کو تو کچلنے میں ناکام ہو گیا اب ایران کے ساتھ بھی ایک نیا محاذ کھولنے جا رہا ہے؟ جی ان کی پالیسی تو رہی ہے کہ اسرائیل ایران کو ڈریگ کریں وار میں، کیونکہ جو ابھی ایکسس آف ریزسٹنس میں بیک اپ میں ڈیفینیٹلی ایران کی آپ کہہ لیں قوت ہے یا ملٹری ہے. لیکن وقار صاحب اگر ڈریگ کریں گے تو نقصان تو اسرائیل کا ہی ہے. اس میں دونوں طرف ہوگا، لیکن وہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ان کے جو 1-2 سینیٹرز ہیں
सेंट्रल लिंजेग्राम का कल मैं देखा था वीडियो की, जिसको इरेज कर दें फ्रॉम द मैप ऑफ अर्थ ईरान पे, क्यों नहीं करते? और सो इसका मतलब है कि ये जायनिस्ट है बेसिकली, या अमेरिका में जो लॉबी है, जो वॉर मॉन्गर्स हैं, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसी पे चलता है, और ये उनको पता नहीं कि ऑलरेडी ईस्टर्न यूरोप में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है उनका यूक्रेन में रशिया के अगेंस्ट। तो ये दूसरा फ्रंट खुला हुआ है, चांसेस ये कि एक्सपैंड करेगा, लेकिन अभी अंदर से भी आवाजें आ रही है, आई थिंक इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी बहुत प्रेशर है जो, लेकिन उसके अंदर जो लॉबी है उसके साथ जो वज़रा हैं उसमें, और इसराइल के साबिक आर्मी चीफ ये खुद एडमिट कर चुके हैं कि हम ये जंग हार चुके हैं। जी एग्जैक्टली, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया पे उनका कंट्रोल है, तो अंदर की खबर बाहर नहीं निकलती। इन्होंने यूक्रेन को भी बड़ा बूस्ट अप किया, यूक्रेन के 5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए, और ये खबर इस तरह इसराइल की जो कैजुअलिटीज वो नहीं बताई जा रही, उसमें PTSD का इशू बना हुआ है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है। अभी कल एक इसराइली ने उठ के तो फायर करना शुरू कर दिया रात को, बिकॉज जब आप स्प्रेस करते हैं, जुल्म करते हैं, तो आपका ज़मीर से अंदर से जागता है, चाहे आप जितना मर्जी कर लें। तो नेतन्याहू आई थिंक इसको जल्दी तकलीफ भी होगी, और अभी इसका आई थिंक रोकने का या अमन का एक ही तरीका है कि इसकी ऑक्यूपेशन खत्म की जाए, फलस्तीनियों को अपनी जो है ना रियासत दी जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन मौजूद है, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डेफिनेटली हमास को जो कुचलने की कोशिश शदीद मजम्मत की है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा माउनिंग ने कहा है कि दहशतगर्दी इंसानियत की मुश्तरका दुश्मन है और चीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दोहरे मयार की सख्ती से मुखालफत करता है। भारत के दहशतगर्दी पर दोहरे मयार ने इसे आलमी सतह पर बदनाम कर दिया है। चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान माउनिंग ने बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया कि किसी भी मुल्क का दहशतगर्द ग्रोहों की हिमायत और उनका इस्तेमाल उन्हें बैनुल अक़वामी और इलाकाई सलामती के मुफादात की कीमत पर उठाना पड़ता है। दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती पर शदीद जवाबी कार्रवाई की जाएगी। चीन ने भारत की जानिब से खित्ते बिलखसूस बलूचिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार कर दिया है और इसकी शदीद मजम्मत भी की गई है। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा माउनिंग ने कहा है कि दहशतगर्दी इंसानियत की मुश्तरका दुश्मन है और चीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दोहरे मयार की सख्ती से मुखालफत करता है। भारत के दहशतगर्दी पर दोहरे मयार ने इसे आलमी सतह पर बदनाम किया है। चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान माउनिंग ने बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया कि किसी भी मुल्क का दहशतगर्द ग्रोहों की हिमायत और उनका इस्तेमाल उन्हें बैनुल अक़वामी और इलाकाई सलामती के मुफादात की कीमत पर उठाना पड़ता है। इसी पे बात करते हैं, डॉक्टर कमर शीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। डॉक्टर कमर शीमा साहब, जिस तरह से भारत का रवैया है वो सबके सामने आया हो चुका है और उसके सबूत भी मौजूद हैं, किस फोरम पर जाकर इस पर हम बात कर सकते हैं कि इफ़ेक्टिवली कुछ हमें फ्रूटफुल इसके नताइज भी नज़र आएँ? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अमूमन चाइना जो है और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं वो इस चीज़ में हमेशा खामोश रहे हैं कि भारत की जो इन्वॉल्वमेंट रही है बलूचिस्तान में, और पर्टिकुलरली आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो के अंदर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान इस हवाले से कई दफ़ा अपनी रिजर्वेशन भी शो कर चुका। हमने डॉसियर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को सबमिट किए। कुलभूषण यादव इटसेल्फ एक जीता जागता सबूत है जिसको पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था, और पाकिस्तान तो बार बार कह रहा था, लेकिन चाइनीज ने, क्योंकि जाहिर बात है आजकल हम देखते हैं कि चाइना को बहुत सारे मसाइल दरपेश थे बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हुकूमत कॉन्टीन्यूसली उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। तो ये चाइनीज फॉरेन ऑफिस का इस पर बयान देना कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है और खित्ते के अंदर इस तरह के दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है, भले वो अफगानिस्तान में हो, भले वो बलोच अस्करियत पसंद ग्रुप हो, भले TTP हो, या इस तरह के जो और मिलिटेंट ग्रुप्स अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये चाइना का ये बात करना एक तो खुशाइंद है और पाकिस्तान को विंडिकेट कर दी, और पाकिस्तान जो शुरू से इस चीज के ऊपर बात भी कर रहा है, सबूत लेकिन भी दे रहा है। डॉक्टर कमर शीमा साहब, तशवीश का इजहार कर देना क्या काफी होगा भारत को रोकने के लिए? देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी वजह ये है, तशवीश का इजहार करने से मुराद ये है कि ये उनकी कॉन्सिडर्ड ओपिनियन है कि जारी बात है, इसका मतलब होता है प्रेशर डालना। इसका मतलब ये होता है कि आप इंडिया को बता रहे हैं कि आप इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, देन फिर एक जारी बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी ये चीजें आती हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है चाइना का ये बातें करना। पाकिस्तान काफी देर से चाइनीज अथॉरिटीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, इंटेलिजेंस शेयर कर रहा था कि हमें किस तरह के दहशत ग्रुपों के से थ्रेट्स हैं, उनके कौन हैंडलर हैं, कौन सपोर्टर हैं और कौन उनको फाइनेंसर देते हैं। लेकिन
चाइनीज जो थे वो हमेशा बड़ा कॉशियस अप्रोच लेते थे बलूचिस्तान के हवाले से, और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी होती थी जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज सिटीजन को भी टारगेट किया, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट और पाकिस्तानी अवाम को भी टारगेट किया गया। मैं समझता हूँ चाइनीज ने इंडिया का नाम लेके और ये कहा है कि वो कंसर्न है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो केस है जिसकी पाकिस्तान मुसलसल बात कर रहा है, ये उसके ऊपर उन्होंने एक मोहर लगा दी है, और जारी बात है चाइनीज फॉरेन ऑफिस को पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सुन रही होती है। तो लगता तो ये है कि अब एक जो पाकिस्तान ने डॉजियर दिए थे और पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमेशा ये इस्तदा रही है कि इस मसले को इस एंगल से देखा जाए। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं उनके पास जो असला है, ट्रेनिंग है, पैसा है, ये कहाँ से इतना कॉन्टिन्यूसली पैसा अफगानिस्तान में इन ग्रुपों के पास आ रहा है? इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो अब कोई भी वहाँ नहीं रहता, अफगान तालिबान के पास। लेकिन डॉक्टर कमर शीमा साहब, ये बात आपने ठीक की, इंटरनेशनल कम्युनिटी चले उन्हें सुनती है और फॉलो करती है, या लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई इंटरेस्ट नहीं है बलूचिस्तान में या सी पैक में जिस तरह से चाइना का इंटरेस्ट है, तो क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर कोई बात करेगी या इस पर कोई एक्शन लेगी? देखिए, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो मेजर इंटरेस्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। अब ये नहीं हो सकता कि किसी मुल्क के अंदर किसकी जो सॉवरेनिटी को वायलेट किया जाए और चैलेंज किया जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया ये काम कर रहा है तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है यूएन चार्टर का, और इंडिया के पास इसकी कोई जवाब नहीं है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर जारी बात है पाकिस्तान की एक ओपिनियन को अंडरस्टैंड करती है। लेकिन चाइनीज ने जब इस ओपिनियन पर बात की है तो जारी बात है बाकी ग्लोबली भी इसको देखा जाएगा, और पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर शीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और इस मामले पर बात कर रहे थे। तो जिस तरह से चीन ने इस पर बात की है तो ये बहुत खुशाइंद है, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी भी है। ठीक है, आज के पाकिस्तान लाइव से फिलहाल के लिए इतना।